करना, प्रयास करना, लगातार प्रयास करना बहुत जरूरी है। और जब तक कि हम अपने प्रयास में एक्सेल नहीं करते हैं, हमारे लिए दिक्कतें आती रहती। शायद शिक्षक बने रहेंगे लेकिन गुरु नहीं बन पाएंगे। उसी बातों को मैं फोकस करूंगा अब आने वाले इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रैंड प्रपोजल राइटिंग की हम बात करने वाले हैं कि रिसर्च प्रपोजल राइटिंग किस तरह से करनी चाहिए, उसका जिक्र मैं इस पर्टिकुलर एड्रेस में करूंगा। तो आपको लिए चलता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आई हैव बीन ए हार्डकोर वेट लैब रिसर्चर, और उसमें ही हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम जो रिसर्च में एक्सेल करें वो टीचिंग लर्निंग में उसका फायदा मिले। तो लेट्स डिस्कस कि कैसे हम अपने रिसर्च के लिए धन की व्यवस्था कर सके, फंडिंग की कैसे बात कर सके। तो टू बिगिन विद दानो भद्रा क्रतुबो यंतु विशत। उपनिषद में कहा गया कि लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, वी हैव टू कीप आवर माइंड ओपन। अचानक से कोई चीज नहीं होने वाली है, अपने को गुरुत्व की तरफ आगे बढ़ाते रहना होगा, जिसके लिए उन 9 लक्षणों की आवश्यकता है जो मैंने पहले भी जिक्र किए। शुचि, वाचस्वी, वर्चस्वी, विदितिमान, स्थितिमान, कृति, नम्र, उत्साही और जिज्ञासु। तो बात करेंगे कि क्या रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, क्यों करने हैं, जरूरत किस बात की है। हमेशा मैं एम्फेसाइज ये करता हूँ कि पहले हम ये खुद तो कन्विंस हो कि करना क्यों, तब हम बात करेंगे कैसे करना है, क्या क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी। सबसे पहली बात जो मैंने लिंक भी आपके साथ शेयर की है, उस लिंक में भी मैंने इस बात को फोकस किया है कि हम एथिक्स इन रिसर्च की हम बात करते हैं। रिसर्च को करने से पहले ये प्लान करना कि वाकई हम सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, whether we are able to make the difference or not, whether we are on the right path or not. This we have to reconsider again and again. For that, उस चीज के लिए यूजीसी आपके सामने लेकर आया है सितंबर 2020 पे ही ये बुक जो आपके सामने है, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस। कहाँ मिलेगी? यूजीसी की वेबसाइट खोलें, टॉप राइट कॉर्नर में आपको ई पब्लिकेशन आपको दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यू विल गेट लॉट मेनी बुक्स इंक्लूडिंग दिस गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस। पढ़िएगा जरूर। यहाँ पर बात हुई है कि किस तरह से हम ईमानदारी के साथ, वेरीफाइबल मेथड्स के साथ प्रपोज करें, परफॉर्म करें, इवेल्युएट करें रिसर्च। कैसे रिसर्च के रिपोर्ट को हम, रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उसको रिपोर्ट करना है, किन चीजों पे ध्यान देना है, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, कॉमनली एक्सेप्टेड प्रोफेशनल कोड ऑफ नॉर्म्स क्या है, इन चीजों की हमने यहाँ पर क्लैरिवेट के सौजन्य से बहुत अच्छी बुकलेट आई है जिसमें 7 तत्वों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पढ़िएगा। एथिक्स, क्या एथिक्स है रिसर्च से रिलेटेड, किस शिद्दत के साथ, किस रिगर के साथ वी शुड फॉलो देम। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ योर रिसर्च, क्या आपका रेलेवेंस होना चाहिए रिसर्च का, ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, वेदर किस तरह से हम रेस्पेक्ट दें, इम्पार्शियल रहें टुवर्ड्स एनी जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ज्योग्राफिकल एरिया, जेंडर, इन सबके प्रति सम्मान की भावना, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाना और इम्पार्शियल रहना, विदाउट एनी बायसनेस। अपने में हर एक स्टडी इंडिपेंडेंट हो और हम अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो, जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी के साथ उस जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर हो कि हाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो ये जिम्मेदारी उसके सही होने की, उसकी क्वालिटी पूर्ण होने की जिम्मेदारी मेरी। व्हाट टू डू, क्या करना है शोध में। Professor Rajat Agrawal says, is IIT Roorkee, from IIT Roorkee, and he has been my mentor, my friend in my course on academic writing, and he's heading Department of Management Studies. He says,
मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी और अक्सर कोट करता हूँ। देयर आर 3 ड्राइविंग फैक्टर्स फॉर रिसर्च। क्या कौन कौन से वो तत्व है? पेन फर्स्ट, वेव लहर, वेस्ट, पेन वेव एंड वेस्ट। पहली चीज पेन। क्या पेन? I need to identify the pain in the system, pain in the society, pain in the process, pain in the product। क्या प्रॉब्लम है? और रिसर्च मेथोडोलॉजी के टर्म में से कहा जाता है प्रॉब्लम डेफिनेशन, कहा जाता है। अब ये प्रॉब्लम को जो डिफाइन करना, वो किस तरह का पेन है, क्या वो पेन मुझे परेशान करता है? अगर मैं पेन जैसे सिस्टम की बात करता हूं तो पेन इज अबाउट एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब एक तीखा पेन जो थोड़ी देर रहता है, क्रोनिक पेन जो हल्का हल्का चलता है, काफी लंबा रहता है। एक्यूट पेन आपको परेशान करता है और आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्रेरित भी करता है, चाहे आप दवा लेते हैं चाहे कुछ लेते हैं। तो वो पेन को आइडेंटिफाई करना, अभी पेन क्या हो सकता है? कोई में आर्ट्स ह्यूमैनिटी एंड जो उसमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में हम लोग हैं, हम ये देख रहे हैं या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, भाई मेरे 10 किलोमीटर दूर स्रोत है, उसका लगातार पानी जो कम होता जा रहा है। कैसे? उस पानी के कम होने का कारण क्या है? वो स्रोत क्यों सूख रहा है? या मेरे गांव की महिलाओं को 10 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आना पड़ रहा है, तो क्या मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ? मेरी रिसर्च उनको क्या हेल्प कर सकती है? प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रेलेवेंस के साथ। देन वेव, कि जो समाज की, देश की, ग्लोब की जो जरूरत है उसके हिसाब से काम करना। क्या लहर है, किस किस काम करना चाहिए? लहर बोले तो नैनो टेक्नोलॉजी, लहर बोले तो ग्रीन हाइड्रोजन, लहर बोले तो ईवी, लहर बोले तो ड्रोन्स। उन चीजों को फोकस करना जो डिमांड में है, तब आपको जो है ग्रांट मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं और उस रिसर्च का रेलेवेंस जो है इंपॉर्टेंट होता चला जाता। तो तीसरी चीज है साहब वेस्ट। वेस्ट हम कहते हैं, वेस्ट से मेरा मतलब सामान्य शब्दों में केवल वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सॉलिड वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ खाली। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी तरह का वेस्ट, चाहे वो समय की बर्बादी हो, चाहे एफर्ट्स की हो, चाहे मैन, मशीन, मनी, इक्विपमेंट, पावर, किसी भी तरह का वेस्टेज को मैं कम कर सकूं। इसी रिसर्च में, इसी प्रोडक्ट को बनाने में मुझे अगर 2 हफ्ता लगता है, तो क्या मैं उसके समय को कम करके 2 या 3 दिन पर ला सकता हूँ? किसी रिसर्च को करने में जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है, जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वो बहुत महंगा केमिकल है, क्या मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ किसी सस्ते केमिकल से, जो और साथ में क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, एक ऑप्टिमम लेवल का क्वालिटी प्रोडक्ट मुझे मिल भी जाए? ये है वेस्ट का। जहां 4 आदमी लग रहे हैं, क्या मैं 2 आदमियों से काम कर चला सकता हूँ उस चीज में विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क? वो बात करना, यहाँ पर हमको जो है क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज किए बिना उस वेस्टेज को कम करना। इज वेरी मच उसको डिफाइन करने का जब हम प्रयास करते हैं, ये हमेशा हमें ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट चीज है, अब हम डिफाइन करें चले रिसर्च प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, रेशनल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फंडेड बाय एनी ग्रांटिंग एजेंसी। भाई कोई सटीक काम करते हैं जो टाइम बाउंड है, जिसके पीछे कोई तर्क है, उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आप कोई चीज काम कर रहे हैं, उसको फंड किया गया किसी फंडिंग एजेंसी द्वारा, जिससे कि आप किसी नई चीज, नए प्रोडक्ट, नई सर्विस को लेके आ सके।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ, प्रैक्टिकल यूटिलिटी के साथ, उसे हम रिसर्च प्रोजेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम रिसर्च प्रोजेक्ट कहेंगे। नाउ अगर मैं कहूं एडिसन के शब्दों कि एनीथिंग दैट वोंट सेल आई डोंट वांट टू इन्वेंट, इट्स सेल इज प्रूफ ऑफ यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इज सक्सेस। कोई चीज कितनी बिकती है वो उसकी उपादेयता, उपयोगिता का परिचायक है, प्रूफ है, और वही सफलता है। यानी नीड बेस्ड रिसर्च, यूटिलिटी, उपयोगिता, ये डिमांड है, फोकल पॉइंट है इस करंट एरा। जिसकी जरूरत नहीं वो बिकेगा नहीं, जो बिकेगा नहीं वो सफल नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम रिसर्च करें क्यों माथा फोड़ी करें यार? पढ़ने के लिए अपॉइंटमेंट हुई है, काहे को रिसर्च करना? भैया पढ़ाएंगे, क्लास पढ़ाएंगे, घर जाएंगे, काहे को सर दर्द लेना? मैं बताता हूँ ना, तो सर दर्द लेना। टू बी अपडेटेड विद न्यू चैलेंजेस, न्यू रिसर्च, अपने को रूबरू करवाना, अपने को एक्सपोज कराना नई समस्याओं से, न्यू चैलेंजेस से। एक इनोवेशन का कल्चर डेवलप करना, आईपीआर का, अपनी लैब में, अपने संस्थान में, उसके लिए रिसर्च आवश्यकता है। नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आपको तब मिलेगा जब आप अपना काम करेंगे, आप अपनी रिसर्च करेंगे। रिकॉग्निशन तब मिलेगी, विजिबिलिटी जब होगी। विजिबिलिटी कब होगी? जब आप काम करेंगे, एकेडमिकल रिसर्च में आपके पब्लिकेशंस आएंगे, तब आपको कोलैबोरेशन मिलेंगे। साथ कोई ऐसे ही उठ के नहीं आ जाए। एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का एटीट्यूड, वो जिज्ञासु जिसे मैंने शब्द बताया था 9 लक्षणों में से, जब तक आपके अंदर की वो जिज्ञासा आपके अंदर रहेगी, आप एक अच्छे शोधार्थी के रूप में काम करते रहेंगे जीवन पर, तो वो आपकी टीचिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा। वो क्वालिटी टीचर बन पाएंगे आप, जब आप एक अच्छा रिसर्च भी साथ साथ कर रहे हो। ओवरऑल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की आवश्यकता है। रिसर्च में क्या जरूरत है, क्या समाज की जरूरत है, उसको कैटर करने की आवश्यकता है। अपनी लैब बनाने के लिए कोई आपको पैसा नहीं देने वाला है, कोई संस्थान आपको अपनी लैब बनाने के लिए पैसा नहीं देने वाला। धीरे 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 प्रोजेक्ट की सहायता से अपनी लैब, जो अपना माइक्रो एनवायरनमेंट है, वो आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम जो है प्रयास करते हैं कि हाँ भाई, किस तरह से अपनी टीम बनाएं, अपने प्रोजेक्ट फेलोज। अब मेरे जो कोलैबोरेटर्स हैं, आज के खाली एक प्रोजेक्ट के कोलैबोरेटर नहीं है, सब प्रोजेक्ट के हमारे साथ कोलैबोरेटर है। तो जो करना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिकॉग्निशन हो, कब मिलेगा? जब आप काम करेंगे। यूजीसी का रिसर्च अवार्ड में पाया तो किस लिए? भाई रिसर्च कर रही है ना, ग्राउंड लेवल पे हमने काम किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीडीएफ को करने का निमंत्रण मिला, रादर देन अप्लाइंग। आइसलैंड रिसर्च फाउंडेशन के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को, जितना मुझे प्रोजेक्ट मिले नहीं होंगे, उससे ज्यादा के पैसे के मैंने रिव्यू किए। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिनिस्ट्री ऑफ इटली के लिए प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहा हूँ। वो रिकॉग्निशन क्यों मिल रही है? बीएसटी के लिए हम रिव्यू कर रहे हैं, जर्नल्स को कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको एक और, या इजराइल साइंस फाउंडेशन, इजराइल के लिए जो है प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहे हैं, और विद मेनी टाइम विद सम मॉनेटरी बेनिफिट्स आल्सो एल्सवेयर। स्प्रिंजर, बेंथम की जो बुक को करने के लिए हमें मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलते हैं, बुक को रिव्यू करने के लिए, बुक प्रपोजल को रिव्यू करने के लिए। अब प्रश्न उठता है समय कब करना, कब करना। देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए हर एक स्टेज ऑफ करियर में अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, चाहे वो अर्ली स्टेज में है, फ्रेश एंट्रेंट जो लेस देन 35 इयर्स के हमारे साथी हैं, सीड ग्रांट के रूप में यूजीसी देता है मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, शायद स्टेट में नहीं मिलती होगी, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलती है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, तो अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ अप्लाई करना होगा। ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप
मिड करियर में है, 40-50 ईयर्स के बीच में है, सीनियर लेवल पे है, एक्सपर्ट लेवल पे, हर लेवल पे डिफरेंट सेट ऑफ हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रांटिंग एजेंसीज के द्वारा। जरूरत खुद को तैयार करने की, मौके हर जगह अवेलेबल है। जरूरत है ब्रेनस्टॉर्म करने की, ये करना क्या है। मैंने कहा था ना, वो क्या बोला था, पेन वेव एंड वेस्ट बोला था ना, उन पे फोकस करना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ आइडिया, आइडिया कम फ्रॉम एनीवेयर। एग्जांपल, एक फिजिशियन थे जॉन स्नो, 1854 में जब कॉलेरा का आउटब्रेक हुआ लंदन में, कोई नहीं जानता था कि कॉलेरा होता क्यों है, ये हैजा जिसे बोलते हैं, वो होता क्यों है। तो जो फिजिशियन था उसने एक स्टैटिस्टिकल टूल अपनाया, पॉपुलेशन डायनेमिक्स का स्टैटिस्टिकल टूल है डॉट मैपिंग। उसने डॉट मैपिंग की सहायता से पता लगाया कि भाई इट हैज गॉट द रिलेशन विद द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। बाद में पता चला कि एक्चुअल उसका कॉज कौन है, कौन सा बैक्टीरिया जो बैड वाटर में मिलता है। दोनों, एक डॉक्टर और एक सांख्यिकी का एक टूल, स्टैटिस्टिकल टूल। इट मींस सॉल्यूशन कम फ्रॉम एनीवेयर। दैट्स व्हाई जो मेजर इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज है वो वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन वालों को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के एड्रेस के लिए ग्रांट्स देती हैं। एनआईएच कैंसर को फाइट करने के लिए जो ग्रांट देता है, केवल बायोमेडिकल वालों को ही नहीं देता, केवल केमिस्ट को ही नहीं देता, केवल फार्मेसी वालों को ही नहीं देता, वो देता है इकोनॉमिक्स वालों को भी, वो देता है फिलोसफी वालों को भी, पॉलिटिकल साइंस वालों को भी, मैथ्स वालों को भी, स्टैट्स वालों को भी। यू नेवर नो फ्रॉम वेयर द सॉल्यूशन कम। यू हैव टू कीप योर ब्रेन, आपको अपना दिलो दिमाग ओपन रखना पड़ेगा। कब कहां से कोई चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है, उसको ओपन रखना होगा। अवेलेबल रिसोर्सेज, देखिए मैं मानता हूं हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक संस्थान में, हर एक तरह का जो रिसोर्सेज है आपको नहीं मिलने वाला। कोई संस्थान ऐसा नहीं होता था जिसमें 100% जो है रिसोर्सेज अवेलेबल। हर संस्थान में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। कम से कम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ट्रैक डाउन कीजिए, चॉक आउट कीजिए, अपना काम देखिए, अपना काम देखिए कि आपने पहले क्या कैसे काम किया। मैंने जो काम किया, छोटा छोटा काम, भले हो सकता है आपका पहला प्रोजेक्ट, उसके लिए तैयारी कीजिए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके कम से कम शॉर्ट कम्युनिकेशन पब्लिश कीजिए, छोटी रिपोर्ट को पब्लिश कीजिए। इन दैट वे में भी जो है हम कुछ कर पाएंगे। रिफर प्रीवियस वर्क, केवल अपना काम ही नहीं औरों का काम भी देखिए और तब चीजों को बनाइए। हर एक चीज को पॉइंट आउट कीजिए। हमारी पेन कागज उठाने की आदत चली गई, क्या चीज है क्या नहीं है, कौन सी छोटी छोटी चीज की जरूरत पड़ने वाली है रिसर्च के लिए, उसको फोकस कीजिए। तब सिंथेसाइज कीजिए अपने टॉपिक को, अपने आइडिया को। यार हाँ, क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे टॉपिक वाइज एम कैसे बनाना है, उसको विजुलाइज कीजिए मेथोडोलॉजी को, प्री प्लानिंग में। मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इट इज बाय स्टीफन कोवे। उन 7 हैबिट्स में, 7 आदतों में एक आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी वी मस्ट विजुअलाइज कि आगे मैं इस चीज को मैं ये मुकाम दूंगा तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा। भाई अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मेरा अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी माय प्लान बी। रिसर्च इज ऑल अबाउट द अनसर्टेनिटी। जब हम शोध कार्य करते हैं ना, कोई चीज सर्टेन नहीं होता, यानी कि ऑब्जेक्टिव ये लेके चले थे, ये मीट आउट हो गया, ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब इसमें ये मैं निकालूंगा, कई बार नहीं निकली भाई चीज, पर कुछ तो चीज आप लेके आएंगे ना आउटपुट। तो आपकी मेथोडोलॉजी स्पेसिफिक हो और प्लान भी आपका तैयार हो, क्योंकि एक समयबद्ध ढंग पर आपको चीजों को, सॉल्यूशन को देना है। अपने रिक्वायरमेंट को एनालिस्ट कीजिए, छोटी छोटी चीजों को, और तब आगे आगे बढ़ी। फिर देखिए कि किस तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट आपको करना है। ये फील्ड स्टडी भी हो सकती है, एम्पेरिकल स्टडी। हम आर्ट्स ह्यूमैनिटी वाले क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं ना भाई, सर्वे बेस्ड स्टडी करते हैं। सर्वे कैसा बनाया, बनाना आता नहीं आता, पता चला 20 मिनट तक बंदा सर्वे ही भर रहा है आपका, ऑनलाइन भी। किसी को नहीं है फुर्सत इतनी कि 15-20 मिनट का जो है सर्वे आपको भरता रहेगा। क्या आपने सर्वे को पायलट टेस्ट किया है, प्री रन किया है, वैलिडेट किया है?
नॉन एम्पेरिकल स्टडी की बात करें जो कि एक्सप्लोरेटिव हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, वेट लैब जिसे कहते हैं, जो केमिस्ट्री वाले साइंसेस वाले हम लोग करते हैं लैब में। और ये प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा मोरल भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मोरल मतलब भाई जैसे डीएसटी देता है एक्स्ट्रा मोरल, या कोर रिसर्च ग्रांट से कहते हैं कि भाई आपको फंड दे दिया, आपने प्रपोजल दिया, आपको फंड दिया, आपकी यूनिवर्सिटी में आ गया। एक होता है इंट्रामोरल, जिसमें फंडिंग ऐसी का भी एक व्यक्ति आपके साथ कोलैबोरेटर होता है, उसे इंट्रामोरल कहते हैं। इंटर इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं, कोलैबोरेटिव हो सकते हैं, एकेडमी इंडस्ट्री या पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटेड लाइक सेंसस, जनगणना एक एनसीपी है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक जो है आपका जो है टीकाकरण कार्यक्रम जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, वो नेशनल कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपका प्रोजेक्ट का थीम क्या है, स्टडी किस तरह की है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी है, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी है, कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करनी है। अभी रिसेंटली आईसीएसआर में शायद डेट गई है नहीं गई, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पर जो है टॉपिक मांगा गया। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मतलब एक सेट ऑफ प्रॉब्लम को डिफरेंट सेट ऑफ टाइम पीरियड में ऑब्जर्व करना, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। मतलब किस तरह से चीजें समय के साथ बदल रही हैं उस पर बात करना। ठीक, नाउ अब अगला प्रश्न, फोकस करें, ध्यान देवे कि भैया धन आएगा कहां से, ये धन बरसेगा कहां से, लक्ष्मी मैया की कृपा कहां से होने वाली है, तो लक्ष्मी को कृपा होने वाली है फंडिंग एजेंसी। ये फंडिंग एजेंसीज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीएमआर, सीएसआर, डीबीटी, डीओडी, आपका जो है डीआरडीओ, डीएसटी, एनवायरमेंट, आईसीआर, आईसीएसआर, इसरो, एससीआरसी, यूजीसी, अपने में यूजीसी हालांकि अब ग्रांटिंग एजेंसी के तौर पर कम है एंड जनरल, जो सैलरी वगैरह को छोड़ दिया जाए तो ग्रांट्स रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट नहीं देती है, एक्सेप्ट केवल जो उसका स्वयं का पोर्टल है, वो स्वयं की ग्रांट जो मैंने पहले ही बताया, जिसमें कॉल आ रही है 13.5 लाख का प्रोजेक्ट है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट के तौर पे आपको गिना जाता है, तो आप अप्लाई कर भी सकते हैं। इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी .gov.in एक सिंगल विंडो है जहां पर आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वीमेन साइंटिस्ट है, चाहे सीनियर साइंटिस्ट है, चाहे पोस्ट डॉक्टरल फेलो है, चाहे डॉक्टरल रिसर्च है, चाहे हर तरह के लेवल के लिए, हर तरह के स्टेक होल्डर के लिए, हर तरह की स्कीम्स, चाहे वो राउंड द ईयर है, चाहे ऑन कॉल है, वो अवेलेबल है। ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो SCRB का पोर्टल ANRF में आ गया कन्वर्ट, तो वहां पर भी आपको जो है कौन सी कॉल अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, वो भी आपको दिखेगी। इसके अलावा कुछ मैंने और भी डाले हैं, वो जो आपको लिंक दिया ना, उसमें कुछ और भी दिए हैं, देखिएगा, उनको बताइएगा, लाइक इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS.org का भी मैंने जिक्र किया है, वहां पर देखिएगा। वहां पर भी जो है भारतीय ज्ञान परंपरा से आप कौन से टॉपिक को किस तरह से जोड़ सकते हैं, वो चीज देखने की आवश्यकता है कि मैं टॉपिक को भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जोड़ूं। भारतीय ज्ञान परंपरा से चीजों को कैसे जोड़ूं। अब वो टॉपिक मुझे आइडेंटिफाई करने हैं कि चाहे वो मैं योग की बात करूं, चाहे ह्यूमैनिटी की बात करूं, चाहे फिलॉसफी की बात करूं, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, मैं किस तरह से भारतीय ज्ञान दर्शन से जुड़ूं और उसको प्रोजेक्ट के रूप में लेके आ सकता हूं। अध्ययन के लिए 20 लाख की ग्रांट 2 साल के लिए मैक्सिमम लिमिट आती है। बहुत ही अच्छा साधन भी आपके पास है, जो उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। अब टारगेट कैसे करना है, जाहिर सी बात है अपने सब्जेक्ट एरिया ऑफ रिसर्च या अपना एरिया ऑफ रिसर्च में डोमेन एक फोकस्ड रखिए, वो बहुत जरूरी है। लेवल ऑफ रिसर्च क्या है, फंडिंग सीलिंग क्या है, भाई आपको कितना पैसा चाहिए, कितना उस फंडिंग एक स्कीम में देती है। मान लिया आपको एक इक्विपमेंट खरीदना है जो 45 लाख का, आप अप्लाई कर रहे हैं उस फंडिंग एजेंसी में, उस स्कीम में जहां 10 लाख से ऊपर मिलता ही नहीं, तो आपका पर्पस कभी सॉल्व ही नहीं होने वाला। वी हैव टू चेक इट आउट, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका सेल्फ असेसमेंट क्या है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी कंडीशन, वेदर यू फिट इनटू दैट क्राइटेरिया और नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम टेकन इन प्रोसेसिंग, पता चला फॉर्म भर दिया, बाद में देखा कि अरे यार ये तो 2 साल लगेगा टाइम, मेरे तो सैंपल खराब होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन पता चला वो उन लोगों के लिए है जिनका PhD किए हुए अभी 2 साल से ज्यादा ना हुआ हो, वो डॉक्टर के केस में कई फेलोशिप में यही वो रहता है। या ये हो सकता है कि मिनिमम एक्सपीरियंस, या फिर ये केवल NGO के लिए होगी है, या केवल इंडस्ट्री के लिए हो, या
ऐसी चीज जहां पर संस्थान को भी अपना पैसा लगाना हो, पता चला आपके संस्थान के पास पैसे ही नहीं। या ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर इंडस्ट्री एकेडमिया तो है पर इंडस्ट्री से भी 25% फंड आना चाहिए, तो बड़े देखभाल के गाइडलाइन को देख पढ़िए, क्राइटेरिया चेक कीजिए, बायोडाटा को उस अनुसार बनाइए जिस अनुसार मांगा जा रहा है, उतना ब्रीफ कीजिए। अगर 4 पेज बोला है तो 4 पेज का ही, 2 पेज बोला तो 2 पेज का ही, उन्हीं हेडिंग को उतना ही फोकस करना है। अपने फोटो, सिग्नेचर, स्कैन और स्कैन कॉपी ऑफ फॉरवर्डिंग जो कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से हो आपकी होनी है, उसको स्कैन करके रखिए। डाउनलोड द गाइडलाइंस एंड रीड इट केयरफुली, आराम से देखिए, जल्दबाजी से नहीं। जब प्रपोजल आपका फॉर्म आपने डाउनलोड कर दिया, जनरली हर जगह डाउनलोड प्रपोजल फॉर्म जो है अवेलेबल रहता है, उनके सब हेडिंग्स को जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। वर्ड लिमिट चेक कीजिए हर सेक्शन की, ध्यान दीजिए उस बात पर। इक्विपमेंट कोई मांगना है तो उसके इक्विपमेंट के लिए टेंटेटिव कोटेशन मांग लीजिए, या प्राइस पता रहे, ऐसा वाइड नहीं लिख देना। पता चला कि मुझे तो सर 40 लाख दे दीजिएगा, पता चला वो इक्विपमेंट की एवरेज कॉस्ट केवल 12 से 15 लाख है, यू हैव डिमांडेड 40 लाख, तो आप वेग नहीं कर सकते। मतलब कोई भी चीज ना ऐसे ही एम ही नहीं मांग सकते, ठीक है ना। भाई एसी खरीदते हैं, मान लिया एक प्रोजेक्ट के लिए आपको एसी की आवश्यकता है, मान लिया, हालांकि इस तरह के प्रोजेक्ट एसी जैसे प्रोडक्ट मिलते नहीं है ब्रांड, मान लिया एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एसी कितना होगा, ह्यूमिडिफायर के तौर पे भी होगा या बहुत अच्छा भी फिगर का होगा, 40,000 45,000। अब यू हैव डिमांडेड 1 लाख, गिव द जस्टिफिकेशन व्हाई यू हैव डिमांडेड 1 लाख, यानी कोटेशन टेंटेटिव देना पड़ेगा आपको। तो कौन से स्टैंडर्ड हेड है प्रपोजल, पीआई की इंफॉर्मेशन, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, समरी, ओरिजिन ऑफ आइडिया, बैकग्राउंड, इनको हम एक एक करके थोड़ा देखते हैं। पीआई मतलब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, उसका नाम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूट, अपलोडेड सीवी, एच इंडेक्स, मतलब उसके साइटेशंस कितने हैं, एच इंडेक्स कितना है, एटलीस्ट गूगल स्कॉलर का एच इंडेक्स प्रोवाइड करें। साइटेशंस आप चेक कर सकते हैं, स्कॉलर से आपको मिल जाएंगे। साथ ही मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने साथ एक पीआई, एक ओपीआई तो जरूर रखें, पहले तो 2 हों तो बेहतर, नहीं तो एक ओपीआई जरूर रखें। और ओपीआई आप दूसरे इंस्टीट्यूट से भी रख सकते हैं, ये ध्यान दें। या आप कोपीआई किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पीआई के साथ कोपीआई भी बन सकते हैं। तो अपने एकेडमिक अलायंसेस को तलाशिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, आपका टाइटल आपका होना चाहिए जो एक्चुअल पिक्चर देगा, नीड बेस्ड रिसर्च के बारे में, हॉट टॉपिक विद द स्कोप ऑफ द फंडिंग एंड स्पेसिफिक हो, अनएम्बिगुअस हो, क्लियर हो, एरर फ्री हो। तो वो 3 4 5 टाइटल चुन लीजिए, मतलब टेंटेटिव टाइटल मान लीजिए। जब पूरा प्रोजेक्ट लिख लिए हैं, फाइनल कर लिए हैं, देन ओनली फाइनलाइज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल में कोई भी एक स्पेल एरर रह गया ना, तो आप बंदा, आपका जो रिव्यूअर है वो देखने ही नहीं वाला है आपका प्रोजेक्ट का प्रपोजल। समरी भी इसी कुछ इस तरह का है, 300 से 500 वर्ड, उससे ज्यादा करना नहीं, डालना नहीं। कंसाइज कंप्लीट रोड मैप देना है कि इसको देख के एक बार में समझ में आ जाए, एक रीड में, 1 सिंगल रीड में क्या करने क्या वाले हो, आपकी जरूरत क्या है, क्या आपका प्रॉब्लम है, एरिया है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके, क्या मेथोडोलॉजी, प्लान, एक्सपेक्टेड आउटकम, प्रॉपर पैक्ड समरी चाहिए, फ्लॉलेस, कोहेसिव एंड कोहेरेंट। कहते हैं बड़ी लच्छेदार बातें करता है। सेंटेंसेस आर ग्रुप्ड टुगेदर एट ग्रामेटिकल लेवल, पैराग्राफ आर लिंक्ड टुगेदर एट द आइडिया लेवल, यानी ग्रामर और आइडिया लेवल पे जो जुड़ाव है वो दिखना चाहिए, ब्रेक सा नहीं महसूस होना चाहिए। समरी में कुछ गड़बड़ हुई तो भी व्यक्ति कम से कम ये बना लेता है कि यार ये बेकार है, इस प्रोजेक्ट को तो नहीं देखो। हाँ, अगर आप धाक उसमें इम्पैक्ट ये छोड़ पाते हैं तो वो कहता है यार ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं देखूंगा आगे। ये नहीं होता कि समरी देख के आदमी कोई मन बना ले कि हाँ एक्सेप्ट करना है, पर रिजेक्ट करना है ये बना सकता है, इसलिए सतर्क रहिए। ठीक, अलग अलग नाम से हेडिंग हो सकता है, इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ आइडिया, बैकग्राउंड, रैशनल, अलग अलग नाम से अलग अलग फंडिंग इस चीज में ये हेडिंग हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा यही होता है कि आपको ब्रीफ बैकग्राउंड देना होता है, कैसे वो आइडिया ओरिजिनेट हुआ है, कितना पीछे तक आपको जाना है। जितना बॉलर जाता है, कैपेबिलिटी से थोड़ा बॉलिंग करता है, भागते हुए आता है, एक ऑप्टिमम लेता है ना बैकअप। यू हैव टू जनरेट द रैशनल एंड नीड ऑफ द स्टडी। कोशिश कीजिए कि आप प्रॉब्लम को क्रिस्टल क्लियर ढंग से पेश कर पाए कि प्रॉब्लम ये है और मेरी हाइपोथेसिस ये है।
एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखते हैं। लॉजिकली, सीक्वेंसली या सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस योर प्रॉब्लम, अपनी हाइपोथेसिस बताइए, जस्टिफाई कीजिए रैशनैलिटी को, प्रॉपर साइटेशंस दीजिए, रेफरेंसेस वहां होने चाहिए, बहुत ज्यादा पुराने रेफरेंस नहीं करने। देन 1 aim and 4 to 5 objectives are required. An objective should be smart, specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. In most of the studies, most of the grant proposals, objectives are required in bulleted form. वो कहते हैं भाई बुलेट फॉर्म में टक 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 5 चीजें बताओ, कहानी मत बताओ, ये करेंगे वो करेंगे, क्रिस्टल क्लियर 1 लाइनर होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव। एम शुड बी स्प्लिटेड इनटू द 4 to 5 6 ऑब्जेक्टिव्स में भी, और वो ऑब्जेक्टिव आपको फुलफिल करना है। इसलिए वो ऑब्जेक्टिव आपको कितने ओपन एंडेड बनाने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा वेग, कैजुअल और अनप्रैक्टिकल लैंग्वेज या यूज मत कीजिए। प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव दीजिए, क्योंकि आने वाले जो मेथड है उससे वो मैच भी करने चाहिए हर एक ऑब्जेक्ट। पता चला ऑब्जेक्टिव दे दिया, उससे रिलेटेड मेथोडोलॉजी में कहीं जिक्र नहीं किया बाद में। तो आइडेंटिफाई प्रिसाइज सब्जेक्ट और द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट डोमेन। मतलब सब्जेक्ट है, कोई चीज है, तो आप ये नहीं कह सकते मैं एक पर्टिकुलर एरिया में करूंगा, ये पर्टिकुलर प्लांट्स पे, कुछ प्लांट पे करूंगा, कुछ प्लांट पे ना नाम दे रहे हैं आप, ना उस एरिया का नाम दे रहे हैं। इतना ज्यादा वेग भी नहीं करना, कुछ तो प्रिसाइज करना पड़ता। देन लिटरेचर रिव्यू बोले तो आप देखिए कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे उससे रिलेटेड क्या लिटरेचर मिला, इसको फोकस कीजिए। करंट स्टेटस क्या है लिटरेचर का, रिसर्च का, उसको फोकस कीजिए। 5 या मैक्सिमम 10 साल से पुराने स्टडीज को फोकस मत कीजिए। प्रॉपर साइटेशन दीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए वो गैप आपको जस्टिफाई करता है आपके काम को, यहाँ पे क्यों करना है ये बताइए ना। देन यू विल बी एबल टू कम टू एन एंड वेयर यू आर आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप। आप रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डेवलप करना है अपनी स्टडी, एक कहानी कहनी है, वो कहानी गढ़नी है हमको, वो कहानी बतानी है फैक्चुअल साइटेशंस के द्वारा। हाँ भाई ये मुद्दा है, आपकी सीरियसनेस झलकनी चाहिए भाई, वहां पर चाहिए क्या होता है, सीरियस होना है आपको। उस लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से अपने आइडिया को स्ट्रॉन्ग जो है फाउंडेशन देगा। Now second comes the methodology। क्या रास्ता आपने अपनाना है, सोचा है आपने अपनी हाइपोथेसिस को एड्रेस करने के लिए। ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है मेथोडोलॉजी का। व्हाट मेथड्स आर प्लान टू बी यूज्ड, किस सीक्वेंस में यूज करेंगे, क्या वो क्लासिकल होंगे या मॉडिफाइड होंगे, इसकी बात करनी। क्या तक टिप्स का सवाल है, वो मेथोडोलॉजी केबल होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कि भैया वो एम एंड ऑब्जेक्टिव को लॉजिकली जो है डिफेंड करती है, लॉजिकली उसको एड्रेस करती है। कनेक्शन होना चाहिए आइडिया के साथ, वन अननेसेसरी मेथड की डिटेलिंग मत कीजिए, लेकिन मेथड को सफिशिएंटली डिटेल कीजिए। भाई जो क्लासिकल मेथड है उसको डिस्कस मत कीजिए ना, जो कुछ नया कर रहे हैं उस मेथोडोलॉजी का सीक्वेंस को आप अच्छे ढंग से बताइए ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होने वाला। इट शुड बी इन गुड ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी। जैसा ऑब्जेक्टिव में कहा वैसा ही मेथोडोलॉजी उसको एड्रेस करनी चाहिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आपका प्लान ऑफ एक्शन मेथोडोलॉजी और ऑब्जेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। आइडिया के इर्द गिर्द रहना है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चलना है, न ज्यादा स्पेसिफिक हो न ज्यादा क्रॉस हो। जैसे कि पर जैसे पीएचडी में हम जितना ग्रॉस रखते हैं उससे कम ग्रॉस, क्योंकि आपको 3 साल के अंदर, 2 या 3 साल के अंदर हर हाल में उस प्रोजेक्ट को खत्म करना है। तो जो आप टाइमिंग दे रहे हैं, जो टाइमलाइन दे रहे हैं, क्योंकि एक घड़ी टिक 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 शुरू हो गई जैसे आपको प्रोजेक्ट अलॉट हुआ या सैंक्शन हो गया, यू हैव टू कम अप विद
PERT चार्ट, एक्टिविटी चार्ट, व्हाट बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, या गैंट चार्ट, GANTT। आप देखेंगे गैंट चार्ट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द एक्सेल सी, प्री फिल्ड होते हैं, केवल आपको मंथ और मेथोडोलॉजी भरनी पड़ती। देन यू कैन प्लान प्रैक्टिकली, नीदर ऑप्टिमिस्टिक नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक प्लान दीजिए, वाइजली दीजिए, क्योंकि इसी प्लान के तहत आपके प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाएगा आने वाले समय में, अगर आपको प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है। मेथोडोलॉजी 1 6 महीने लेगी, 0 मंथ से शुरू करेंगे 6 महीने तक चलेगा। मेथोडोलॉजी 3 3 मंथ लगेंगे, 7वें महीने से शुरू करेंगे 10वें महीने तक खत्म होगा। इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लेते, इसे बोलते हैं गैंट चार्ट। ये कलर नहीं भरे भाई साहब मैंने टेबल में, ये हम सीधे से हमने बनाया गैंट चार्ट, एक्सेल में आसानी से बन जाता है। कितने महीने का आपको प्लान देना है, 24 महीना, 36 महीना, जितने महीने का उसके हिसाब से बना लें। ठीक, अब आते हैं बजट विद जस्टिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए जो फंड की जो डिमांड जो आप रख रहे हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। गाइडलाइन देखिए, पिछले सालों में कितने प्रोजेक्ट क्या क्या मिला है, कितने कितने पैसे का मिला है इंडिविजुअली, उसकी रेंज क्या है, अपनी HR की रिक्वायरमेंट, मतलब मेरे को प्रोजेक्ट फेलो चाहिए कि नहीं चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर चाहिए तो उनकी बजटरी रिक्वायरमेंट क्या होंगी। अब मैं JRF ले रहा हूँ, मान लिया JRF में मेरे को 14,000 रुपए वाला JRF चाहिए, मतलब कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया कि गेट नेट वाला मुझे नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। जहां आप गेट पे आते हैं या नेट पे क्वालिफाइड पे आते हैं तो आपको 31,000 प्लस HRA है, यानी अगर 31,000 प्लस HRA में चले गए तो 5-7 लाख रुपए तो आपको वैसे ही चले जाएंगे। अगर आपको इक्विपमेंट लेना है, मान लिया आपकी फंड की सीलिंग है, मान लिया से फॉर एग्जांपल 15 लाख, और आपको एक इक्विपमेंट चाहिए कि जो 10 लाख का है, और 7 लाख आपके HR में खर्च हो रहे, तो आपका 15 लाख से नीचे आप निपट ही नहीं रहे। तो आप देख लीजिए आपके लिए इक्विपमेंट जरूरी है कि आपके लिए HR जरूरी है, उसके हिसाब से काम। इक्विपमेंट भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, क्यों चाहिए, ऐसे ही नहीं कि नहीं अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, अरे क्यों चाहिए भाई, आपको बताना होगा। कंज्यूमेबल्स, कंटिजेंसी की हर जगह लिमिट होती है, कंटिजेंसी कैन नॉट बी मोर देन 5 to 10% डिपेंडिंग ऑन द फंडिंग। ICSR में जाइएगा, वेबसाइट में लिखा है वहां पर, ट्रैवल ग्रांट इतने % से ज्यादा नहीं हो सकती टोटल प्रोजेक्ट, कंज्यूमेबल इतने % ज्यादा नहीं हो सकता, कंटिजेंसी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आस्क एज पर द ट्रेंड, एज पर द गाइडलाइन। ज्यादा एम्बिशियस बजट मत बनाइए। 10 लाख का मान लिया बजट है, 10 लाख की सीलिंग है, वहां पर आपने बनाया 9,09,999 का बजट, ना ऐसा मत कीजिए। एक्सपेक्टेड आउटकम, दूसरा क्वेश्चन। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं ताकि हम समय से बात को पूर्ण कर सकें, ये भी जरूरी है। देन वी विल so that I can spare good time for discussion also. एक्सपेक्टेड आउटकम, सोचिए कि पैसा क्यों दे भाई आपको, क्या एक्सपेक्टेड आउट, क्या करने वाले हो, नया प्रोडक्ट क्या बनाओगे, क्या सर्विस दोगे, क्या नई टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे, क्या यूटिलिटी आप डेवलप करने वाले हैं, कैसे सोसाइटी को बेनिफिट मिलने वाला है, पेटेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। साइंसेज में अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कुछ होगा क्या, क्या कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना पाओगे क्या, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम। सोसाइटल बेनिफिट्स 1 और मोर जरूर होने चाहिए। पेटेंटेबिलिटी ऑलवेज प्लस, बहुत अच्छी बात है अगर हो, बट बेयर मिनिमम क्या आउटकम है, पब्लिकेशन जो कि एक्नॉलेज करने हैं ग्रांट के साथ। ठीक, अब अक्सर जो है एक और हेड रहता है, एक्सपर्टीज अवेलेबल, मतलब आपको क्या आता है भैया, क्यों दे दे हम आपको, क्या आपके पास फैसिलिटीज हैं आपके डिपार्टमेंट में, आपकी यूनिवर्सिटी के अदर डिपार्टमेंट में, कॉमन फैसिलिटीज में, उनको एनलिस्ट कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इक्विपमेंट हो, आपके संस्थान में क्या अवेलेबल, परसेंट यूज की बात करते हैं कि कितना आपके पास एक्सेस है उसको, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताइए उस फील्ड से रिलेटेड, कुछ पब्लिकेशंस उस टॉपिक से। अब ये नहीं कि वो एट रैंडम जो है कोई भी पुराना पब्लिकेशन आप चेप दिए, वहां पर जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वही आपको शो करना है। तो रेलेवेंट और रेफरेंस आपके पब्लिकेशन के आपको देने हैं, और अपने ऑनगोइंग और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की डिटेल जरूर दीजिए।
ताकि आपको लगे कि हाँ भाई यार, इस बंदे को भी लगे कि भाई हाँ भाई, इस बंदे में कुवत है, बंदे में मेटल है, ही हैज गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स। नहीं है तो पब्लिकेशन इसके पास है भाई, इसको दिया, इसको मौका मिलना चाहिए। यू कैन आस्क फॉर सजेस्ट द रिव्यूअर्स, हम सजेस्ट कर सकते हैं रिव्यूअर्स। ईच सजेस्टेड रिव्यूअर शुड बी वेल नोन एक्सपर्ट ऑफ द सेम फील्ड। सजेस्टेड रिव्यूअर मस्ट नॉट बी अ सुपरवाइजर और द फैकल्टी मेंबर ऑफ योर ओन इंस्टीट्यूट फॉर दिस रीजन। और लास्ट जो कंपोनेंट है वो हम बात करते हैं एक यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ रेफरेंस, अपडेटेड और लेटेस्ट रेफरेंसेस वहां पर दीजिए, केवल रेलेवेंट और लेटेस्ट रेफरेंसेस, दैट टू फ्रॉम क्वालिटी जर्नल्स, क्वालिटी पेपर्स, अच्छे इम्पैक्ट के, अच्छे इंडेक्स जो जर्नल है उनसे लीजिए। अपने रेफरेंसेस को मत भेड़िए यहाँ पर अननेसेसरीली। और रेफरेंस ज्यादा करने भी नहीं, ऐसा नहीं कह रहे कि 200-250 रेफरेंस चाहिए किसी प्रपोजल में, इतनी आपको लेंथ की रिक्वायरमेंट, लेंथ की लिमिटेशन होती है आपके पास। वहाँ 20, 30, 40 आपको रेफरेंस मैक्स डाल पाएंगे आप। फिर चेकलिस्ट को आप देखिए, आपने पीआई की डिटेल डाल दी कि नहीं डाल दी, सीवी अपडेटेड है कि नहीं है। कई बार हम अपडेट नहीं करते, सीवी उठा के चेक देते, कुछ ब्लेंडर रह गया, पता चला जी आपका जो वो है करंट डेजिग्नेशन है वही अपडेटेड नहीं है। एंडोर्समेंट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपने लगा लिया कि नहीं। टाइटल को वापस से देखिए, कोई स्पेल एरर तो नहीं रह गया। समरी को वापस से देखिए, ऑब्जेक्टिव को बुलेटेड पॉइंट में जो उनको ढंग से देखिए कि वो ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी में उसी सीक्वेंस में है कि नहीं, प्लान ऑफ एक्शन में उसी सीक्वेंस में है कि नहीं है। सीलिंग देखिए, बजट में जोड़ घटाव, जोड़ वगैरह जो किया है आपने सब हेड्स का, वो सही किया है कि नहीं किया, ये देख लीजिए। जस्टिफिकेशंस जो चीजों को मांगा है उसका दिया है कि नहीं दिया है। जस्टिफिकेशन मतलब कहानी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट जस्टिफिकेशन 2 लाइन में 3 लाइन में आपको लिखना होगा। इंडिविजुअल इक्विपमेंट का जो महंगा इक्विपमेंट बोले तो 50,000 से ऊपर कोई चीज ले रहे तो वो इक्विपमेंट माना जाता है, 50,000 से नीचे की चीजों को हम इक्विपमेंट नहीं कहते इंजन। अब होता है प्रोजेक्ट का डिफेंड, आपने कर दिया ऑनलाइन सबमिट। डिफेंड करने के लिए कहा गया ऑनलाइन डिफेंस है, देखिए नंबर ऑफ स्लाइड की लिमिट है, जनरली 5, 7, 8 स्लाइड से ज्यादा कोई कंडेंसी नहीं कहती। ऑब्जेक्टिव को चेक कीजिए, रैशनल मेथोडोलॉजी जनरली उससे इतर मत जाइए जो प्रपोजल में हमने लिखा है। अगर ऑफलाइन है तो जम के तैयारी कीजिए, पूरा लिटरेचर पढ़िए, बजट कट के लिए तैयार रहिए। उसने कहा कि नहीं ये तो ज्यादा है, इतना तो नहीं दे पाएंगे, तो कहना सर ठीक है, आप कंज्यूमेबल पे से 10,000 कम कर दो, ये यहाँ दे दो मुझे, वहां से कम कर दो, इधर दे दो मुझे। तो वो कटिंग के लिए आप तैयार रहिए कि शिफ्टिंग के लिए तैयार रहिए, या शिफ्टिंग के लिए आप खुद बोल सकते हैं। अपनी प्रायोरिटी देखिए कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, क्या इक्विपमेंट और प्रोजेक्ट में से इक्विपमेंट आपके लिए प्रायोरिटी है, या प्रोजेक्ट फेलो प्रायोरिटी है, या कंज्यूमेबल या टीएडी है। देखिए ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत रहिए, चाहे कितना भी आपको उस बारे में, क्योंकि जो रिव्यू कर रहा है वो एक्सपर्ट के रूप में आपके सामने बैठा। डू नॉट जंप इन हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स, थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, पहले उनको पब्लिश कराइए, फिर अप्लाई कीजिए उस काम को, लोअर बजट के प्रोजेक्ट डालना शुरू कीजिए। ऐसा कहीं 15 लाख की सीलिंग है, अगर शुरुआती प्रोजेक्ट, शुरुआती टाइम में अगर पहले दूसरा प्रोजेक्ट है तो 5, 7, 8 लाख रुपए मांगिए, ज्यादा मत मांगिए। तो होता क्या, हर एक व्यक्ति ना अपर लिमिट की तरफ जाता है, और जब वो सेट कर रहे होते तो उनको बचा खुचा देखना पड़ता है, यार इतना पैसा बचा हुआ, कितना दे, कम बजट वाला कोई है, हाँ जी एक ने 5 लाख, हाँ ठीक है से दे दो। ऐसा भी होता है भाई, थोड़ा ठीक ठाक है तो हाँ ठीक है दे दो। चेक द फॉर्मेट ऑफ सबमिशन, स्टिक टू द लेंथ गाइडलाइंस। प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए जरूरी है कि हम फ्यूचर ट्रेंड को एंटिसिपेट करें, हर बार प्रोजेक्ट मिले जरूरी नहीं। एक अच्छी टीम बनाइए जिसके साथ आप लगातार काम कर सकें, कोलैबोरेटिव, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग इंस्टीट्यूट से अपनी टीम आपके साथ हो, जो आपके साथ मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। कई बार प्रोजेक्ट में पैसा नहीं होता या प्रोजेक्ट नहीं है आपके पास, आपको केमिकल लेना है, कैसे करेंगे? तो आपका वेंडर का भी एक साथ आपकी ट्यूनिंग हो, हाँ यार सर के पास जब पैसा आ जाएगा सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, हाथ दे दो, ले जाइए सर ले जाइए। इस काइंड ऑफ ऐसा आपको बनाना पड़ेगा रैप। वो कब बनेगा? जब आप 1-2 प्रोजेक्ट करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट इवैल्यूएट होता है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अच्छे जर्नल में पब्लिश कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए ग्रांट को, डिसअपॉइंट मत होइए, कीप ऑन ट्राइंग।
7%, 7% से ज्यादा एक्सेप्टेंस रेट नहीं है किसी फंडिंग एजेंसी में प्रपोजल्स। चैलेंजेस बहुत है, देयर इज अ मेजर कट इन फंडिंग। हालांकि एएनआरएफ के बाद थोड़ा बूम आया है फिर से फंडिंग में, बट कंपटीशन बहुत है। टीचिंग वर्कलोड हमारा है ऑलरेडी, उसमें रिसर्च करना अपने में एक टफ काम है। लिखना नहीं आता, ग्रांट प्रपोजल को अच्छे से ढंग से पेश करना नहीं आता, सपोर्ट ज्यादा नहीं मिलता एम्प्लॉयर से केवल एंडोर्समेंट के अलावा। रिसर्च सपोर्ट सेल काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो नॉन फंक्शनल है तो नॉन फंक्शनल है। सीनियर्स मदद नहीं करता, साथ वाले मदद नहीं करते, जूनियर सीनियर से मदद लेना नहीं चाहता कई बार। वी आर कलीग, डजंट मैटर कौन मेरे से सीनियर है कौन जूनियर। अपना सम्मान हर एक को, जूनियर को ही सम्मान देना, सीनियर को भी सम्मान देना, ये सीखना है। क्योंकि हर आपकी भी वो फेज आएगी जब आप सीनियर बनेंगे, तो क्या आप जूनियर को हिकारत की नजरों से देखेंगे? आपको रेस्पेक्ट देना होगा अपने से छोटे को भी, छोटे को भी बड़े के साथ, क्योंकि हमें सीखना है। महाजनों ये न गता सपन था, हम अपने सीनियर से, अपने रिटायर्ड प्रोफेसर से अभी भी टच में, अभी भी हमारी बात होती है, अच्छा गाइड करते हैं। वो आप पे है कि आप कितना रेसिपिएंट मोड में रहते हैं, आप कैसे अपने एफर्ट्स को आगे ले जा पाएंगे। आई एम होपफुल एट लीस्ट आई कैन स्टार्ट द जर्नी ऑफ शेयरिंग, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अब तक मैं लगभग 11 प्रोजेक्ट फिनिश कर चुका हूँ, अराउंड अबाउट 2 करोड़, और 2 प्रोजेक्ट मेरे रनिंग में है। ये 2 प्रोजेक्ट आपको बताऊं कितने प्रोजेक्ट कम्युनिकेट करने के बाद मिला है, मतलब रेशियो बताऊं, 20 प्रोजेक्ट फ्लोट किए थे पिछले साल, उसमें से 2 मिले। भाई 14-15 किए थे, उसमें से 1 मिला, एक और उससे पहले का है। तो रिजेक्शंस के लिए तैयार रहिए, बट तैयारी तो करके रखिए, प्रपोजल तो बना के रखिए कि क्या करना चाहते हैं, अपनी लैब तभी तैयार होगी। फंडेसिस हमने जो बात की है वहां जाइए, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS.org, वहां देखिए किस तरह के प्रोजेक्ट है, टाइटल को मैच कीजिए, क्या आप क्लिक कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं क्या, या योगा वाला फिलोसफी वाले के साथ मिलके कुछ ऐसा प्लान कर सकता है क्या भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड। IKS.org में जाइए। ICSR में सोसाइटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स की कॉल रहती है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का नाम है। अब ICSR में साइंस वाले भी प्रोजेक्ट डाल सकते हैं भाई, मैनेजमेंट वाले तो वैसे भी डालते ही थे, आप साइंस वाले भी डाल सकते हैं। आप मिलिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए क्या निकल के आ सकता है, अपना एक प्रपोजल बनाइए, अप्रूव चेक कीजिए, अप्रूव कराइए, सीनियर फ्रेंड से कराइए, तैयार करके रखिए। कम से कम 2 प्रोजेक्ट आपके पास हमेशा रेडी रहने चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। पता चल गया कि 3 दिन में डेडलाइन है, तो केवल मुझे एंडोर्समेंट लेना है हेड से, वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से, एंड यू आर रेडी टू गो। विद दिस I conclude my session on research grant proposal. ऑनलाइन कोर्स के लिए भी आपको प्रोजेक्ट के बराबर ही आपको जो है पूरी वो मिलती है, ज्यादा आपको उससे ज्यादा मिलता है क्रेडेंशियल। अगर कैश में पॉइंटिंग की भी अगर मैं बात करूं, एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन ये हर हालत में होने वाला ईयर है। तो विद दिस आई अगेन request you to recommend this book, Academic Writing. The link is also there in tiny.cc/links by Severty. So do recommend the book to your library, and I'll be happy to come up with the solutions of your problems in near future also. Whenever you contact me, cut.ly/OKLive is my channel on YouTube. Some playlists are also available there in my channel, which is reflecting on academic writing के बारे में है, कुछ स्वयं प्रभा के लेक्चर्स के बारे में है, स्वयं प्रभा में रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट हमारे पास है। स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट है, OER के बारे में जानना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट आपको मिलेगा। अर्पित के मॉड्यूल्स हमने तैयार किए हैं, जिसमें जनरल मैटर, ऑथर मैटर, थीसिस राइटिंग पे हमने बात किया है। ये अर्पित का भी किसके साथ है, हिसार के साथ, पूरी जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, A++ नैक रैंकिंग के साथ 2019 में हमने बनाया था, एंड जिसके बारे में बात कर ही चुका हूँ कि एकेडमिक राइटिंग का पॉडकास्ट अवेलेबल है आपके पास। जाइए, देखिए, अपने स्टूडेंट को बताइए कि भाई एक बार देखिए रिसोर्सेस, सुने उस चीज को, रातों रात नहीं होते हैं CV तक।
दिया, रातों रात आपका चीज नहीं, आपको लगे रहना पड़ता है कंसिस्टेंसी के साथ। जब आप ड्राइव करते हैं ना साहब, तो न केवल डैशबोर्ड को देखते हैं सामने इमीडिएट, आप आगे भी नजर रखते हैं। मैं तो पहाड़ से हूँ, मैं डैशबोर्ड भी देखता हूँ, आगे भी देखता हूँ, और ये भी देखना तो ऊपर से पत्थर तो नहीं गिर रहा, वो तो पहाड़ की तरफ भी देखना है, ठीक है, कि कब कौन सा पहाड़ जो है अपनी कार पे गिरा है। यू हैव टू बी, आपके पास जो विजन है ना, वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, हर तरह का विजन आपके पास होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको लगातार तैयार करनी पड़ेगी, तो आपको जो है रिटर्न रेगुलर इंटरवल में मिलते रहेंगे। नहीं तो आज मिला, पता चला अगला रिटर्न आपको 2 साल बाद मिल रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी आपके प्रयासों में आ नहीं पाएगी। खासकर प्रोजेक्ट के बारे में कहूंगा, मेरे विद ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से मेरे पास कभी ऐसा साल कोई रहा नहीं जब मेरे पे प्रोजेक्ट नहीं रहा अपने करियर। शुरुआत की मेरे 2 ही साल छोड़ दीजिए सर्विस के, उसके इतर मेरे पास हर साल प्रोजेक्ट रहा है, और अभी आने वाले मतलब समझ लीजिए कि 3 साल के लिए भी मेरे पास प्रोजेक्ट है। जस्ट एक्सप्लोर स्वयं मूक्स ऑल्सो। Again, I humbly acknowledge my funding agency, UGC, DST, ICT, Department of Atomic Energy, UGC MOOCs, and obviously the UGC MMTC, Nagpur University, Nagpur, for giving me the opportunity. And एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आपको पता है मैं फार्मेसी वाला बंदा हूँ, बट मैं मेटल फिजिक्स पे भी मैंने काम किया है। तो मेरे जो प्रोजेक्ट था, मैं बात करता हूँ, पहले इस चीज को फिनिश कर लेते हैं, तब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि मस्ट प्रिजर्व कैरेक्टर वृत्तम यत्नेन सरक्षेत वित्त में ते आति अक्षिणो वित्तदा क्षिणो वृत्तस्तु हतो। वी मस्ट प्रिजर्व अवर कैरेक्टर विद ऑल अवर एफर्ट्स। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा कीजिए। धन तो आता और जाता है, धन से हीन मनुष्य हीन नहीं होता, लेकिन चरित्र से हीन व्यक्ति हतो हता मृत प्राय होता है। तो अपनी अकादमिक सत्यनिष्ठा को जो है प्रिजर्व करके रखिए, उस कैरेक्टर को प्रिजर्व करके रखिए। धन्यवाद। और जो बात मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चंस आर हम्बली इनवाइटेड, एंड विद दिस आई कंक्लूड माय सेशन। एंड जो बात मैं कहने जा रहा था कि मुझे मौका मिला इस प्रोजेक्ट के कारण ही। फ्रेंड्स रुकिए सर, शायद गलती से लेफ्ट हो गए हैं, प्लीज वेट। उन्होंने स्लाइड बंद की और साथ में शायद मीटिंग भी लेफ्ट हो गई उनकी। प्लीज वेट। आ गए सर, आ गए। हेलो सर। सॉरी, मैं जी। इसका हाँ हाँ। शेयर स्क्रीन करने के यस बजाय मैं सर, यस सर। हट गया। एनीवे, मैं कह रहा था कि मुझे मौका मिला प्रोजेक्ट के कारण ही कि मैं भारत का जो गर्व कहें, ध्रुव, जो ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर है, उस पर काम करने का मौका मिला। न्यूक्लियर टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ मैंने काम किया। आई एम प्राउड टू से, जहां आप कैमरा नहीं ले जा सकते, जहां कोई डिजिटल डिवाइस नहीं जा सकते पूरे कैंपस के अंदर, उसमें एक एक हफ्ता रहकर मैंने रिसर्च वर्क किया। वो अपॉर्चुनिटी